हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम मोनारा को। आज के लेक्चर में हम मोनारा किंगडम की एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे बेटा। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी को सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं क्योंकि इसकी एनसीईआरटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, एनसीईआरटी में सबसे पहली लाइन क्या दी है बेटा कि बैक्टीरिया आर द sole member of the kingdom Monera। मोनेरा किंगडम के सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का किंगडम है। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको हमने किस में इंक्लूड किया है? मोनेरा किंगडम में। ठीक है, मोनेरा किंगडम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में प्रिमिटिव मोनेरेंस आते हैं और यू बैक्टीरिया में आपके ट्रू बैक्टीरिया आते हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे आपके साइनोबैक्टीरिया और दूसरे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं। इसके अलावा हम स्टडी करेंगे माइकोप्लाज्मा को, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज़ को, तो उनको भी हम स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी किस किस के बारे में बता रही है? बैक्टीरिया के बारे में। फिर आर्के बैक्टीरिया हम स्टडी करेंगे, फिर साइनोबैक्टीरिया को स्टडी करेंगे और लास्टली माइकोप्लाज्मा को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इनके अंदर हमने क्या देखा कि बैक्टीरिया क्या है? दे आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है, विच इज़ द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आपके बैक्टीरिया। सेकेंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का इसमें आता है कि बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एनसीईआरटी ने लाइन दी है कि बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अगर ये लाइन आ जाए, एनसीईआरटी की कोई भी लाइन दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि इस लाइन को जस्टिफाई करो, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? ध्यान से सुनना। अगर हम एक हैंडफुल ऑफ सोइल लें, एक मुट्ठी भर सोइल ले लें, हैंडफुल ऑफ सोइल, तो एक मुट्ठी भर सोइल में भी हमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, इसका मतलब सोइल के अंदर भी हमें क्या मिलते हैं? बैक्टीरिया मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया जो है वो हमें एक्सट्रीम हैबिटेट में भी मिल जाते हैं, जहाँ पर नॉर्मली लाइफ सर्वाइव नहीं करता है। जैसे कि अगर हम बात करें हॉट स्प्रिंग, तो हॉट स्प्रिंग में भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। डेजर्ट्स में भी मिलेंगे, स्नो जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी रहती है, एंड डीप ओशन जहाँ पे प्रेशर क्या होता है? बहुत हाई होता है। तो इन हार्श हैबिटेट में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, जहाँ पर वेरी फ्यू लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, वहाँ पर बहुत कम लाइफ फॉर्म सर्वाइव करती हैं। तो उन हैबिटेट में आपके क्या भी सर्वाइव कर जाते हैं? बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया जो है दे कैन लिव इन और on other organisms as parasite। दैट मीन्स एक्टोपैरासाइट की फॉर्म में भी मिल जाते हैं और एंडोपैरासाइट की भी फॉर्म में मिल जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स क्या है? हमने कहा सोयल में भी मिलेंगे, एक्सट्रीम हैबिटेट में भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है, एनिमल की बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर आपको क्या मिलते हैं? बैक्टीरिया मिलते हैं। इसका मतलब तो क्या है कि बैक्टीरिया हमें हर जगह मिलेंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी ने बोला कि बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का आता है कि बैक्टीरिया को उनकी शेप के बेसिस पर हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं।
क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पर हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और उन कैटेगरीज के नाम बताओ। या बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पर हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। तो एक एक करके मैं आपको चारों की चारों कैटेगरी बताती हूँ। सबसे पहली कैटेगरी आती है कॉकस। कॉकस वर्ड होता है सिंगुलर फॉर्म, इसी की प्लूरल फॉर्म हम बोलेंगे कोकाई। क्या बोलेंगे बेटा? कोकाई। कोकाई है प्लूरल फॉर्म, एक से ज़्यादा अगर है और सिंगल है तो हम बोलते हैं कॉकस। ठीक है। अब कॉकस जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। जैसे हमने बोला आपका स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है उनकी शेप कैसी होगी? स्फेरिकल होगी। ठीक है, तो स्फेरिकल के लिए वर्ड यूज किया कॉकस। अगली कैटेगरी आती है बैसिलस। बैसिलस इसी की प्लूरल फॉर्म आ जाएगी आपकी बैसिलाई। बैसिलाई प्लूरल फॉर्म है और सिंगुलर फॉर्म क्या है बेटा? बैसिलस। यहाँ जो बैक्टीरिया की शेप है वो शेप कैसी है? रॉड शेप्ड। ठीक है, जैसे हम बोले लैक्टोबैसिलस, तो बैसिलस वर्ड जिस बैक्टीरिया के आगे नाम के अंदर हम इंक्लूड करते हैं दैट मीन्स उसकी शेप कैसी है? इट इज रॉड शेप्ड। कैसा है बेटा? रॉड शेप। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम और इसी की प्लूरल फॉर्म होती है स्पाइरिला। स्पाइरिला। ठीक है। इसके अंदर जो बैक्टीरिया की शेप होती है इट इज स्पाइरल इन शेप। कैसी शेप होती है? स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, तो ये देखो स्पाइरल शेप का आपका बैक्टीरिया है, तो उस शेप के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्पाइरिलम और प्लूरल फॉर्म हम यूज करेंगे स्पाइरिला। सिमिलरली अगर आपके बैक्टीरिया की शेप कोमा शेप्ड है, जैसे हम कोमा लगाते हैं ना इंग्लिश में, तो कोमा शेप्ड का अगर बैक्टीरिया है तो उसको हम नाम देंगे विब्रियम, या उसकी प्लूरल फॉर्म आती है विब्रियो। जैसे कि हमने बोला विब्रियो कॉलरा, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है जो कॉलरा डिजीज कॉज करता है इसकी शेप कैसी होगी? कोमा शेप होगी। तो ये आपका क्वेश्चन था कि बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पर हम कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो इनकी सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म और इनकी शेप आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कॉकस मीन्स स्फेरिकल, बैसिलस मीन्स रॉड शेप्ड, विब्रियम मीन्स कोमा शेप्ड और स्पाइरिलम मीन्स स्पाइरल शेप। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनसीईआरटी ने दिया है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये पॉइंट भी आपको याद करना है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस लाइन को जस्टिफाई करो। तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया है मोनेरा किंगडम का मेंबर और मोनेरा के मेंबर क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? सिंपल होती हैं। किसके कंपैरिजन में? यूकैरियोट के कंपैरिजन में। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की सेल्स में हम डिफरेंस देखेंगे कि प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर वेरी सिंपल है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। और अगर बात आए इनके बिहेवियर की तो दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर। ठीक है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सबसे पहली चीज, इनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स क्यों है? दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बेटा यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव किस में होती है? मोनेरा किंगडम्स के मेंबर्स में, ध्यान रखना। और वैसे मोस्ट डाइवर्स ग्रुप कौन से है?
फंगाई। लेकिन मोस्ट मेटाबॉलिकली डाइवर्स ग्रुप कौन सा है? मोनेरा किंगडम। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इनके अंदर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम मेटाबॉलिज्म को कंसीडर करें तो अकेले मोनेरा किंगडम्स की डाइवर्सिटी मिलियंस में चली जाती, जबकि रॉबर्ट मे ने क्या कहा था, टोटल वर्ल्ड की डाइवर्सिटी कितनी बताई थी? 7 to 8 मिलियन। इसलिए हम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को क्राइटेरिया नहीं मानते हैं डाइवर्सिटी का, लेकिन अगर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को कंसिडर कर लें तो मोनेरा के मेंबर्स मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। एक तो ये कारण था, और दूसरा कारण क्या था कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया यूज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे आर हेट्रोट्रॉफ। वो कैसे हैं? हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ मतलब दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं करते। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया की हम बात करें, हालांकि कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर आपको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दोनों मोड हमें दिखाई देंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक भी और कीमो ऑटोट्रॉफिक भी। कीमो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक मीन्स एनर्जी का सोर्स क्या होगा? लाइट होगा, फोटो मीन्स लाइट, और कीमो ऑटोट्रॉफिक मीन्स एनर्जी सोर्स क्या होगा? कोई केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर वेरी सिंपल है, बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक, and they are complex in their behavior because they show most extensive metabolic diversity, and vast majority of bacteria use heterotrophic mode of nutrition. ठीक है, सेपरेटली मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे सेपरेटली भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, तो हम कह देंगे हेट्रोट्रॉफिक। या सिंपली पूछे कि बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आपको दोनों बताने पड़ेंगे, लेकिन आप मेंशन करोगे कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया में तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दैट मीन्स वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे बाय मेकिंग यूज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, और इनके अंदर ऑटोट्रॉफिक में दोनों मोड हमें देखने को मिलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो ये तो एनसीईआरटी ने दिया है बैक्टीरिया के बारे में। इसके बाद एनसीईआरटी बता रही है आर्के बैक्टीरिया के बारे में, जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव मोनारेंस। आर्के बैक्टीरिया के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव मोनारेंस। इसमें सबसे पहली लाइन में एनसीईआरटी लिख रही है कि दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल। आर्के बैक्टीरिया के जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं? स्पेशल है। क्यों है स्पेशल? इसका कारण क्या है? तो वो मैं आपको बता रही। क्यों कह रही है इनको स्पेशल? बिकॉज दे कैन लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट। ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या है? स्पेशल है। मोस्ट हार्श हैबिटेट कैसे? हैबिटेट के बेसिस पर इनको हमने डिवाइड किया है। एक तो जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में पाए जाए, जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में मिलेंगे उनको हमने कह दिया हैलोफाइल्स। हेलो वर्ड किसके लिए होता है? सॉल्ट के लिए। तो फाइल्स मतलब लविंग, जो सॉल्ट लविंग है उनको हमने क्या कह दिया? हेलोफाइल्स। ठीक है, तो एक्सट्रीम है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली कोई भी स्पीसीज सॉल्टी एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में सर्वाइव नहीं कर सकती है, क्योंकि सेल एक्सोस्मोसिस करेगी और इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी, लेकिन ये ऐसी कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। दूसरा,
दूसरी कंडीशन आती है कि ये आपको देखने को मिलते हैं हॉट स्प्रिंग्स में। अब जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं उनमें क्या होता है, टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है और एसिडिटी भी बहुत हाई होती है। तो ऐसे आर्के बैक्टीरिया के मेंबर्स को बोला गया थर्मो एसिडोफाइल। क्या बोला गया बेटा, थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी आती है वो आर्के बैक्टीरिया के मेंबर जो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, दलदल वाले इलाकों में मिलते हैं। ठीक है, इनको हमने बोला मिथेनोजन्स। बेटा सबसे पहले हम सिर्फ एनसीईआरटी डिस्कस करें, उसके बाद हम डिटेल में चलेंगे। डिटेल लगभग हमारे 30 के आसपास लेक्चर जाएंगे। तो एनसीईआरटी हमने अलग से कर ली है, ठीक है, और बाद में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन ये एनसीईआरटी में अलग से करा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है कि आर्के बैक्टीरिया के मेंबर्स क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं। क्यों होते हैं स्पेशल, क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये कौन कौन सी हार्श हैबिटेट में मिलते हैं, तो हम बता देंगे एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में, हॉट स्प्रिंग में और मार्शी एरियाज़ में। उसके बेसिस पर हमने इनकी 3 कैटेगरी बना दी है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन आता है, आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया से डिफर करते हैं, या फिर सेम चीज़ एक तरीके से और भी आ जाती है कि आप कैसे कह सकते हो कि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसी क्या चीज़ है इनके पास जो इनकी हेल्प करेगी हार्श कंडीशंस में भी, हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव करने में। तो वो चीज़ क्या है बेटा कि दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनकी जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। और ये जो फीचर है, दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। यही वो फीचर है जो इनके हेल्प करेगा एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव करने में। यहाँ पर कौन कौन से सेल वॉल फीचर है ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनके अंदर ब्रांच चेन लिपिड्स होता है, और भी हम बहुत सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ आपको यही याद करना है कि आर्के बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कैसे डिफर करते हैं, या आर्के बैक्टीरिया के मेंबर्स ऐसी हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव क्यों कर जाते हैं, क्योंकि उनकी सेल वॉल स्ट्रक्चर क्या होती है, बाकी बैक्टीरिया से डिफर करती है। ठीक है, अब इसकी एक कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिथेनोजन। मिथेनोजन की सिग्निफिकेंस पूछ लेते हैं। तो मिथेनोजन बेटा एक्चुअल में क्या होता है, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमारे कैटल्स होते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स हम किनको कहते हैं बेटा, जिनमें एक सेकंड स्टमक होता है जिसको हम र्यूमन कहते हैं। क्या कहते हैं, र्यूमन। आपने देखा होगा कैटल्स क्या करते हैं बेटा, एकदम से जब हम उनको फीड देते हैं तो पूरा का पूरा स्वेलो कर जाते हैं, और बाद में फिर उसको मेस्टिकेट करते रहते हैं ना, मुंह के अंदर दोबारा से लेके आते हैं, उसको क्रश करते रहते हैं। तो वो चीज़ जो टेम्परेरी स्टोरेज करता है उनके अंदर फूड की, वो क्या कहलाता है, र्यूमन। ठीक है, ये इनका सेकंड स्टमक होता है। तो ह्यूमन में एकदम से उन्होंने स्टोरेज कर ली, फिर वापस ये फूड किस में जाता है, आपके माउथ में जाता है, और दोबारा से वो उसको मेस्टिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो रूमिनेंट कैटल्स होते हैं, इनके र्यूमन के अंदर एक्चुअल में आपके मेथेनोजन्स प्रेजेंट हो, दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, जैसे कि काऊ और बफेलोस। काऊ और बफेलोज की जो गट होती है उनके अंदर आपके मिथेनोजन प्रेजेंट होते हैं। अब जब ये एनिमल अपना एक्सक्रीटा रिलीज़ करते हैं, जिसको हम गोबर बोलते हैं, तो ये जो एक्सक्रीटा जब रिलीज़ करते हैं तो ये मिथेनोजन इसके एक्सक्रीटा में भी होते हैं। तो इसलिए जब हम इस डंग को यूज़ करते हैं बायोगैस बनाने में, तो वो बायोगैस की प्रोडक्शन किस वजह से पॉसिबल हो पाती है, मिथेनोजन्स की वजह से पॉसिबल हो पाती है। तो इसका मतलब बायोगैस प्लांट के अंदर जो हम मिथेन, बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, मिथेन गैस होती है।
तो मिथेनोजन क्यों कह रहे हैं, मिथेन की जनरेशन करते हैं। तो ये चीज़ किस वजह से पॉसिबल हो पाई, मिथेनोजन्स की वजह से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हाँ, कैटल में इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, तो कुछ हद तक ये सेल्यूलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, सेल्यूलोज डाइजेशन में। ठीक है, दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। मिथेनोजन्स आर्के बैक्टीरिया की वो कैटेगरी है जो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, मोस्टली तो मार्शी एरियाज में मिलते हैं, लेकिन रूमिनेंट एनिमल्स की गट के अंदर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये उनके डंग में चले जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, और जब हम उस डंग को यूज़ करते हैं बायोगैस बनाने में, तो उस डंग के अंदर जब प्रोसेसिंग शुरू होती है तो मिथेनोजन मीथेन गैस की प्रोडक्शन कराते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। हाफ की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का हाफ पार्ट स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।